वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कराची के मौसम के हवाले से, और सिर्फ कराची नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो उसका मौसम भी खासा बदला बदला नज़र आता है, जैसे सियासी मौसम बदलता नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा मौसम का अहवाल तो सुना दें। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं और हमेशा जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको बताते रहते हैं कि क्या होने जा रहा है और कितने अरसे तक बारिशें होंगी, कितनी हवाएं चलेंगी। जरा ये बताएं सर कि ये जो बारिश की पेशगोई की है, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, पिछले 3-4 दिन से बलूचिस्तान में तो खासी तूफानी बारिश हो रही है, खासकर गवादर और जो मलिका मकरान डिवीजन के दूसरे जो एरियाज हैं वहां पर। तो वो सिलसिला अच्छा, बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी अच्छी खासी तेज बारिश हो चुकी है, कोयटा और सीपीवीपी, खुजदार, कल्लात, इन सभी जगहों पर। तो वही सिलसिला फैलते हुए जो है ना, आज रात किसी वक्त सिंध के जो बालाई अजला हैं, जैकोबाद और दादू और कम्बर शहदाद कोट वगैरह जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, वहां पर बारिश हो सकती है किसी भी वक्त रात के। और फिर वो कल से कराची में भी इम्कान है। सुबह के औकात में तो वही हल्की बारिश का इम्कान है, कहीं पे मॉडरेट, कहीं पर हल्की, लेकिन आफ्टरनून में फिर चांसेस हैं कि गरज चमक के साथ, आंधी के साथ तेज स्पेल हो जाए कराची में भी। मतलब इस कल बात कल का बारह इम्कान है। बजे के बाद एक्सपेक्टेशंस हैं कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, इसलिए कि जो पूरी मैंने आपको बताया ना कि पूरा जो सदर्न बलूचिस्तान है, बल्कि नॉर्दर्न बलूचिस्तान, पूरा बलूचिस्तान इस वक्त उसकी लपेट में है। ठीक है। जो लो प्रेशर एरिया इटसेल्फ है वो पूरा उसको घेरे हुए है, तो वही जो मूव करता हुआ जाहिर है आगे ईस्टवर्ड और नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा। तो कराची और सिंध के दूसरे अजला में भी बारिश देता हुआ फिर ये बादल आगे निकलेंगे पंजाब की तरफ। ठीक है। जरा सरदार साहब यही बताइएगा, अभी हमने देखा कि 2 रोज से कराची के अंदर खासतौर पर तेज हवाएं चल रही थी, और गालिबन मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है वो 30 नॉटिकल माइल्स के रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये रफ्तार बरकरार रहेगी या ज्यादा बढ़ सकती है 2 दिनों के अंदर? नहीं, आज तो खैर आपने नोट किया होगा कि हवा थम गई थी, और वो जब 2 दिन चली है वो असल में यही जो दो किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जब प्रेशर का डिफरेंस बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो फिर वो तेज हवाएं चलती है। तो बेसिकली वो जो लो प्रेशर एरिया बलूचिस्तान पे मौजूद है, खासकर गवादर और नीचे गल्फ ऑफ ओमान पे मौजूद था, गवादर के साउथ में या साउथ वेस्ट में, तो वो अपनी तरफ हवाओं को एक तरह से खींच रहा था। इधर कराची के ऊपर ज्यादा प्रेशर, वो तो सब साइड हो गई थी कल ही। तो लेकिन गरज चमक के साथ जब आपको पता है थंडरी क्लाउड्स अप्रोच करते हैं तो उससे पहले विंड गस्ट करती है। तो ये इम्कान है कि कल आफ्टरनून में जब गरज चमक के साथ बारिश होगी तो अच्छा फिर उसके सरदार साथ साहब, विंड आपने ये थोड़ी सी बताया, देर के लिए। बड़ा बड़ा अच्छा किया, क्योंकि कराची के खासतौर पर जो शहरी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपडेटेड रहते हैं आपकी वजह से। ये गरज चमक से जो बारिश होगी उसके साथ ये 12 बजे से आपने कहा शुरू हो सकती है, ये रात में शाम के औकात कार में भी जारी और सारी रहेगी क्या? देखिए, मुसलसल तो नहीं, लेकिन वक्फे वक्फे से, मतलब कभी उसकी शिद्दत का स्पेल, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इम्कानात यही है कि वो आफ्टरनून में होगा या इवनिंग में हो सकता है। ठीक है। और रात में फिर जाहिर है कि उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, बादल थोड़ा आगे मशरक की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि हम समंदर के बिल्कुल लबे समंदर मौजूद है कराची, तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर सप्लाई रहेगी। जब तक कि वो जो है ना सप्लाई रहती है मॉइस्चर की, तब तक हल्की से दरमियानी बारिश यानी कल रात गए तक जारी रह सकती है। ठीक है सरदार साहब, आपके वक्त का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, पिछले कुछ हालिया दिनों की अगर बात कर ली जाए तो कराची के अंदर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और वो शहर के अंदर सैलाबी कैफियत थी, सूरत हाल थी। तो आप अपडेट करते रहते हैं, मुल्हिका इदारों को वार्न करते रहते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो उसकी तंबीह करते रहते हैं। कोऑर्डिनेशन गैप तो नहीं है इस बार? तमाम चीज़ें बताई गई हैं इदारों को? जी बिल्कुल बताएगी कि कोई कोऑर्डिनेशन का गैप नहीं है। सच जाहिर है कि जब हम जैसे ही फोरकास्ट या एडवाइजरी इशू करते हैं तो फर्स्ट रेसिपिएंट नेशनल लेवल पे एनडीएमए ही होता है, और फिर प्रोविंशियल लेवल पे पीडीएमए होता है, पीडीएमए फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स को तमाम को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सर साहब ये भी बता दीजिएगा कि कल के रोज़ तो आपने बता दी प्रेडिक्शन, ये मेरी आपसे जब बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड तो आपने कहा था 2 दिन का ये हो सकता है, जो मॉनसून, ये जो मौसम है, ये जो स्पेल आ रहा है, ये अगले रोज़ भी होगा क्या, हफ्ते के रोज़ भी? देखिए, कराची की हद तक तो इम्कान कम है कि हफ्ते के रोज हो, हफ्ते की सुबह तक ये सिलसिला रह सकता है वक्फे वक्फे से।
और जो ईस्टर्न सिंध है आपका थरपारकर और उधर उमरकोट और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट और ऊपर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी जो बिल्कुल पंजाब के साथ या इंडियन राजस्थान के साथ, वहाँ से निकलते हुए इसको 2 मार्च की दोपहर तक आप कह लें कि इस तरह से होगा, जो हमारी फोरकास्ट मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं इस तरह का सिनेरियो है। बाकी जो पंजाब के ऊपर और केपी और कश्मीर उधर तो अगले 2 से 3 दिन मजीद है ये स्पेल, यानी 3 मार्च तक है। अच्छा सरदार साहब, आपका होना यहाँ पर कराची वालों के लिए खासतौर पर एक खुशी की बात है। जरा ये भी बता दें, रमज़ान का माह आ रहा है, अगले माह की अगर बात कर लें, इसमें मौसम कैसा रहेगा? देखिए, अगर डिपेंड करता है कि बारिशें जैसे ये मार्च के शुरू के दिनों में अच्छा तेज बारिशों का स्पेल है, और इसी तरह का अगर इम्कान यही है कि एटलीस्ट 2 स्पेल और मार्च में हम फेस कर सकते हैं, तो अगर ये इस तरह से तवातुर से 2 स्पेल हो जाते हैं तो फिर ओवरऑल ठीक रहेगा, इतना गर्म नहीं रहेगा। कम से कम शुरू के जो 10-15 दिन हैं, यानी 15 मार्च तक तो मौसम बेहतर रहता दिखाई देता है। उसके बाद फिर आपको पता है कि कराची में जरा सी धूप जब निकलती है तो यहाँ गर्मी हो जाती है। यूजली सरदार साहब हम देखते हैं रमजान के अंदर अगर कोई भी महीना हो, मौसम थोड़ा सा मुतबादिल रहता हुआ नर्म हो जाता है। तो इस बार जैसे ये बारिशें हो रही हैं, हमने देखा जनवरी में भी हुई, फरवरी के अंदर भी आपने पहले से प्रेडिक्शन कर दी है, मार्च में कोई बारिशें एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, जो क्लाइमेटिकली ना तीसरा वेटेस्ट मंथ मार्च ही है पाकिस्तान भर में। यानी पाकिस्तान की एवरेज की हम बात करें तो जुलाई, अगस्त, तो फिर तीसरा जो महीना जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है वो इत्तेफाक से मार्च ही है। तो कुछ साल ऐसे होते हैं कि मार्च में उतनी नहीं होती, लेकिन इस दफा इम्कान यही है कि मार्च भी इसी तरह से बेटर ही गुजरेगा। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर और जनवरी 2 महीने जो थे उनमें इतनी बारिशें नहीं होती, लेकिन फरवरी में अच्छी हो गई। और इसी तरह से यानी अब मुझे अगर फिगर याद है तो 23% ओवरऑल पाकिस्तान पे 23% फरवरी में ज्यादा बारिशें हुई मामूल से, पूरे पाकिस्तान की एवरेज हम बात करें तो इसी तरह से मार्च में भी एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 2 से 3 स्पेल। ठीक है, हमने कराची के हवाले से तो बात की, बलोचिस्तान का तस्करा आपने किया। सिंध में माजी के अंदर भी, माजी करीब के अंदर सैलाबी सूरत हाल एक कैफियत पैदा हो गई थी, ऐसी किसी कैफियत से 2-4 तो नहीं होना पड़ेगा आगे आने वाली बारिशों में? नहीं, इस स्पेल के नतीजे में तो नहीं है। वो आपने 2022 की शायद बात उसका हवाला देना चाह रहे हो, तो 2022 में देखें वो मानसून सीजन था ना, मानसून की बारिशें तो बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं ना हेवीएस्ट स्पेल होते हैं। तो ये जो आजकल बारिशें हो रही है ये अमूमन मगरबी हवाओं के सिलसिले में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनको हम कहते हैं, तो इसने खासा जो है ना एक तरह से बरसा दिया अच्छा खासा बलूचिस्तान पर। तो अब सिंध के लिए उतना कोई बहुत डेंजरस सूरत हाल नहीं है इस स्पेल के नतीजे में। अब देखें आगे का तो कुछ नहीं कह सकते, कोई नेक्स्ट स्पेल जो आता है वो कितना ताकतवर होता है। साहब आपको याद होगा कराची के अंदर एक ऐसा टाइम पीरियड गुजरा है 3-4 साल जिसमें खुश्क साली का वो साल था, बारिशें नहीं होती थी। अब हम दोबारा देख रहे हैं कि वो रूटीन की जो बारिशें थी वो भी हो रही हैं और मानसून का स्पेल भी बड़ा तगड़ा आता है। ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड्स पर ये बैठकर आ रहा है। तो क्या अगले आने वाले सालों को भी जरा सा बता दीजिएगा एक जुमले के अंदर के आने वाले जो साल हैं उसमें मानसून के स्पेल और ज्यादा जो है वो तगड़े आएंगे? देखिए, सालों की पेशन गोई करना तो बड़ा इम्पॉसिबल होता है, मुमकिन नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की हमारी बल्कि पूरे साउथ एशिया की जो मानसून की बारिशें होती हैं वो उनके कुछ टेली कनेक्शन होता है। जो बहरुल कायल के दर्जा हरारत अगर मामूल से कम चल रहे हों तो फिर यहाँ बारिशें ज्यादा होने का इम्कान होता है, जैसे कि 2020 से 22 तीनों सालों में रहा कि वहाँ दर्जा हरारत कम होते थे जिसको हम लानीना फिनोमेना कहते हैं, तो उसके बायस हमारे यहाँ बारिशें ज्यादा होती रही हैं। अब पिछले साल जो है वहाँ दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा थे, जो लानीना का उलट अल नीनो फिनोमेना होता है, तो फिर यहाँ की बारिशें सुप्रेस हो जाती हैं। सरदार साहब यही कहूंगा कि आप हमेशा अपडेट करते रहते हैं कराची के शहरियों को और पूरे मुल्क की जो अपडेट्स होती है वो भी देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और उनका कहना यही कि कल के रोज 12 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन सियासी मंजरनामे को भी अब शामिल कर लेते हैं और सियासत के अंदर कुछ हलचल मच चुकी है, और वो हलचल क्या मची है वो मैं आपको ज़रा बताता चलूं कि आज जो ऐवान के अंदर जो कुछ होता रहा वो काबिल ज़िक्र है, क्योंकि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जा चुके हैं इस वक्त अपोजिशन की तरफ, और मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम का हिस्सा रहे हैं वो भी जा चुके हैं अपोजिशन के अंदर। और नून लीग की कायद नवाज शरीफ की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने ये कहा है कि IMF को ख़त जो लिखा गया है ख़ासतौर पर पीटीआई के बानी चेयरमैन की जानिब से वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है।
अब ये ख़त तो लिख दिया गया है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये थी कि ख़त क्यों लिखा गया है, जबकि कुछ और चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं। उमर अयूब साहब जो कि वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने उनसे भी मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने, और फिर उसके ऊपर जो बातें सामने आई वो ये आई कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, उसके हवाले से उन्होंने थोड़ा सा बताया। लेकिन जब सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे अपोजिशन लीडर के हवाले से, तो उस पर उमर अयूब साहब ने जो है वो ये कहा है कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। जबकि तीसरी जानिब अली मोहम्मद खान साहब ने भी जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू की है, वो मैं आपको पहले बताता चलूँ। लेकिन पहले हम गेस्ट को ज्वाइन करवा देते हैं। हमारे साथ सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ नसीर वागा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा वागा साहब आपकी इजाज़त से सेनेटर गौस मोहम्मद साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। सेनेटर साहब, ज़रा नून लीग का नैरेटिव सामने रखना अगर पड़ जाए तो फिर इस वक्त नैरेटिव क्या है? माशी सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, मईशत का पहिया इस वक्त जाम होता दिखाई दे रहा है। पहले भी हुकूमत आप लोग की रही है, जो आप लोग के कैंपेन के अंदर तस्करा होता रहा है 2013 का 2017 तक का। अब कभी तस्करा ये पीडीएम का नहीं होता, पीडीएम की 16 माह की हुकूमत का। ये जो तस्करा हो रहा है ठीक है एक तरफ, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं आप लोगों के पास, आप लोग हुकूमत में हैं, वो 17 से पहले वाले प्लान्स हैं या पीडीएम वाले प्लान्स हैं? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आप कौम ने जब जन्म लिया है तो इंशाल्लाह कल मियां साहब ने स्पीच भी किया है कि हमें 1.5 से 2 साल लगेंगे, उसके बाद उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है हमारे पास रोड मैप है और इंशाल्लाह हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी रही अपोजिशन की बात, अपोजिशन तो पहले भी इस तरह ही करती रही है। हम इंशाल्लाह जिम्मेदारी के सबूत देंगे। हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है, हमारे साथ पीपल्स पार्टी है, एक जिम्मेदार सियासी जमात है, जमहूरी जमात है। ज़ाहिर हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसकी वजह से जी शरफ निज़ाम जो है डीरेल हो। तो ये तो 2013 से 18 की अगर हिस्ट्री देख लें तो इन्होंने तो 126 दिन धरने दिए थे। चाइना के जो प्रेसिडेंट का जो दौरा था वो मुलतवी हुआ था। तो कई इन्होंने बड़े रुकावटें खड़े की, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो 10,000 मेगावाट बिजली जो सिस्टम ऐड की, मोटरवेज बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। देखो किसी मुल्क की तरक्की के लिए 2 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और एक एनर्जी का, और हमने उसी को बुनियाद रखी। लेकिन हमारे रास्ता फिर रोक दिया गया, हमें इक़्तिदार से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो सारा सिस्टम गड़बड़ चले हो गया। आप इक़्तिदार से निकल गए थे, अब इक़्तिदार में दोबारा वापस आ गए हैं, अब तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर भी विराजमान होने जा रहे हैं। गौस साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपसे सवाल करूंगा। मैं जरा तज्जिया भी ले लूँ। हमारे साथ नसीर वागा साहब मौजूद है। नसीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये सियासी सूरत हाल, बदलती हुई सूरत हाल और बिगड़ती हुई सूरत हाल, फिर उसके बाद सुलझती हुई सूरत हाल, अब तो जो है वो असम्बली भी तश्कील हो चुकी है, काबीना भी आ चुकी है सामने। क्या लग रहा है देर पा चल सकेगी ये हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, और मुआशी जो इस वक्त बहरान है उस बहरानी कैफियत से निकल सकेगी? पहले बताइए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, अर्ज ये है, देखिए जो एमक्यूएम के लीडरान की एक ऑडियो लीक हुई है, बल्कि विद वीडियो और ऑडियो इकट्ठी लीक हुई है, उसने जो इस वक्त हलचल मचाई हुई है सियासी उफक के ऊपर, वो सॉरी मेरा गला कुछ खराब है, वो बड़ा खौफनाक सिचुएशन है। अब देखना यह है कि एमक्यूएम को ये दोनों जमातें किस हद तक एक्सेप्ट करती हैं और दिली तौर पर कितनी मोहब्बत के साथ वो उनको अपने साथ रखती हैं, जबकि ये पहले ही बात उनको पता चल गई थी कि उनको जरूरत नहीं है और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके हुकूमत बना सकते थे, लेकिन अपनी हुकूमत को और अपनी तादाद को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने एमक्यूएम का साथ लिया। लेकिन दूसरी जानब जो इनके पुराने इत्तेहादी मौलाना साहब थे वो इनको छोड़ गए। ये एक बहुत बड़ा जो इनको सेटबैक पहुंचेगा। और आपको पता है कि मौलाना जब भी कोई तहरीक शुरू करते हैं तो वो काफी मजबूत और अंजाम तक पहुंचाते हैं, तैयार कर जाती है। जी 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 जी। तो अब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात और बाकी सारे लोग, जिसमें पीटीआई भी शामिल है और दूसरी जमातें मिलकर जो इस वक्त एक मजबूत अपोजिशन बनने जा रही है और बन रही है, बल्कि बन गई है, तो इससे यकीनी तौर पर मौजूदा वफाकी हुकूमत को काफी मुश्किलात पेश आएंगी और बड़ी तादाद भी काफी ज्यादा है इनकी। ठीक है। अब क्योंकि अच्छा इस वक्त जो सबसे अहम है ना वो फैसला है कि क्या
इनको रिजर्व सीटें मिलती हैं अपोजिशन को नहीं। अगर तो वो सीटें ना मिली तो फिर हुकूमत की बहुत मजबूत पोजीशन, बल्कि 2/3 मेजोरिटी में आ जाएंगे और बाकी जो रही सही सीटें हैं वो उनको मिल जाएंगी। लेकिन अगर उनको सीटें मिल गई तो फिर काफी बड़ी तादाद अपोजिशन की होगी और सियासी तौर पर ये हलचल जो है ये जब तक हुकूमत कायम रहेगी ये सियासी हलचल जारी रहेगी। ठीक है नसीर साहब, मैं जरा आपके ही सवाल पर एक काउंटर आर्गुमेंट ले लेता हूं। नून लीग यहां पर मौजूद है। सेनेटर साहब, जरा गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे नसीर वागा साहब की, जरा मुझे ये बताते हैं, मौलाना साहब तो आपके जो है वो सियासी हलीफ समझे जाते थे, ये हरीफ क्यों हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया? ये आपसे बिल्कुल ही नाला नजर आ रहे हैं। बाकायदा मियां साहब को कहा कि आप भी ऑपोजिशन के अंदर आइए, बोगस मैंडेट है, इतना क्यों ये बिफर गए? जरा वजह तो बता दें। मनाने की कोशिश भी नहीं की क्या मियां साहब ने? खैर हर पार्टी के अपने मुतालबात होते हैं और वो खैर वो मेरा साहब की 4 सीटें हैं, वो कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे। इस तरह एमक्यूएम है वो भी 3 वजारतें और गवर्नरशिप मांग रही है, तो ज़ाहिर है हम समझते हैं ये पक्की बात है कि 3 वजारतें मांग रही है एमक्यूएम, 6 नहीं मांग रही? जी वो पहले से मांग, आज नहीं पहले से मांग रही है। तो हम तो गुड गवर्नेंस के वो चाहते हैं कि जब तक गवर्नेंस हमारी ठीक नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। हम तो चाहते हैं कि ग्रिप हमारी हुकूमत पे अच्छी हो। पहले भी हमने 16 माह जो है 1 या 2 मेंबर की अक्सरियत थी हमारे पार्लियामेंट में और हमने वो 16 माह पूरे किए। अभी इंशाल्लाह हमारे अब तो 200 के करीब हम पहुंच गए हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एमक्यूएम भी चले हमारे साथ, मौलाना साहब भी रखे और अब फिर लग के हम तो समझते हैं कि तमाम सियासी पार्टी के साथ जो है ना वो इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। लेकिन आपने पीटीआई का आज देखा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से उन्होंने जो आज एहतजाज किया, मतलब हवा में क्या क्या उछालते रहे, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की। लेकिन हम हारने वाले नहीं, इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे, जमहूरी तरीके से करेंगे और ये खुद मजबूर हो जाएंगे कि खामोश हो जाए। लेकिन सेनेटर साहब ये तो ऑपोजिशन में जाने का फैसला कर चुके हैं मौलाना साहब, इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बैठ जाएंगे। वो तो आप लोग का जो वफ्द है वो मनाने की कोशिशें कर रहा है। जो कोशिशें हो रही हैं जरा उसके थोड़े थोड़े चंक्स बता दें ना, चीज़ा बातें बता दें। मनाया तो जा रहा है, वो मान क्यों नहीं रहे हैं? किस बात पे नहीं मान रहे हैं? कोई वजारत मांग रहे हैं या फिर सदारत मांग रहे हैं? कुछ मांग रहे हैं ना जो आप नहीं दे रहे, बता दें जरा सर। ये देखो ना, ये तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही होती है, वो कुछ वो जी हम उनको दे रहे होंगे, वो हमें कर रहे होंगे, तो ये चीज अभी हम नहीं बता सकते कि क्या चीजें वो मांग रहे हैं और हम क्या देना चाहते हैं। चले आप टेबल पे जब बंदा बैठ जाता है तो हल निकल जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको करिए करूं कि मौलाना साहब मैच्योर सियासतदान है, अगर हमारे साथ न भी पोजीशन में बैठे तो हमारे लिए अच्छा है। उनकी इस मैच्योरिटी का आपको नुकसान तो नहीं होगा इस हुकूमत के अंदर? मेरे ख्याल में हमें फायदा होगा अगर वो बैठेंगे तो जिम्मेदार पोजीशन होगी और फिर पॉजिटिव तनकीद करेगी। ठीक है हमारे वो कब हम 16 माह इकट्ठे चले, बल्कि इसके पहले भी हमारे इत्तेहादी रही, 2013 से इत्तेहादी रही। ठीक है वागा साहब, जरा ये इस सेंटर साहब के इस कमेंट के ऊपर जरा गुफ्तगू चाहूंगा। मियां साहब मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, छोटे मियां साहब भी जो मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब जो है वो मान के नहीं दे रहे हैं, अपोजिशन का रास्ता इख्तियार कर लिया। यानी कि अगर मैं बात करूं दूसरे लफ्जों में तो पीटीआई की तरफ ज्यादा उनका इस वक्त रुझान है। क्या मौलाना साहब की मैच्योरिटी का, जो कि सेनेटर साहब ने कहा कि मैच्योर सियासतदान है, मैच्योरिटी का नुकसान होने जा रहा है? इस हुकूमत को देर तक ना चलने देंगे मौलाना साहब, ऐसा लग रहा है क्या? मैं आपको बताऊं, बड़ी सादा सी बात है। मौलाना साहब को ये कुछ भी नहीं देना चाहते हैं और मुफ्ते में कहते हैं कि आप हमारा साथ दो, जिसकी वजह से मौलाना साहब किसी भी सूरत इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। और मौलाना साहब ने ये फैसला किया है कि मुफ्त में साथ देने की बजाय बेहतर ये है कि मैं अपोजिशन में बैठ जाऊं और वहां शायद मेरा वजन ज्यादा होगा। आपने देखा कि पीटीआई ने भी मौलाना साहब से राब्ता किया और मौलाना साहब ने उनको भी वेलकम कर लिया। कैसी अजीब बात है, यानी सियासत में कैसे कैसे मोड़ आते हैं, कैसे कैसे मौसम चेंज होते हैं। नसीर वागा साहब, आपको याद होगा खान साहब किन किन नामों से पुकारा करते थे जलसों के अंदर, नाम इस्तेमाल किए जाते थे। आज असद कैसर साहब की सरबराही में जाके मुलाकातें हो रही हैं। हाँ, मैं वो नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट तो हमारा बनता नहीं है कि हम वो बुरे पढ़े लिखे सुलझे इंसान हैं, आप गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। हमारे लिए सब बराबर हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान हो या आसफ अली जरदारी साहब हो
या नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने सबकी इज्जत और बिल्कुल। काम से नाम लेना है। लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई भी आपस में एक जगह पर बैठ जाएंगे और वो किस तरह इकट्ठे होंगे? सर कभी उसकी आपने वजह है, सोचा था उसकी कि सबसे बड़ी वजह पंजाब के डाकू परवेज इलाही साहब बैठेंगे उनके साथ? अब तो देख हिस्सा है ले, पीटीआई का। देख ले। कभी एमक्यूएम कराची के चोर हाँ, डकैत वो बैठेंगे चोर इमरान डकैत, खान साहब के साथ? आपको जी। याद होगा सब कुछ। आप इसके अलावा आप ये देखिए, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी हाल ही में इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ कहते रहे हैं और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एक दूसरे के खिलाफ किस तरह पीपल्स पार्टी के बारे में बातें करते हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए किस तरह ये एकदम शीरो शक्कर हो गए हैं। आप इनकी भी माजी की बातें सुने कि हम आंते फाड़ के अंदर से पैसा जी निकाल जी, लेंगे बिलावल और साहब के ये जुमले एक थे, दूसरे के बिल्ली खिलाफ। शेर जो शेर है बिल्ली है, और फिर उसके बाद वो बूढ़े बाबे जो है वो सियासत से बाहर जाएं, जवानों को जो है वो इस वक्त मौका जी, दें, और तमाम शेर चीजें खून थी। चूस रहा है, जी 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 और जी। शेर जो है वो खून चूस रहा है अवाम का। यानी ऐसे ऐसे खौफनाक बातें थी। अब ये सारा कुछ भूल जाते हैं। असल में सियासत नाम ही इस चीज का है कि आगे तौर पर लोगों को बेवकूफ बनाओ, उनको पागल बनाओ, अट्रैक्शन हासिल करो कि जी हो क्या बात है, बहुत जबरदस्त तकरीर किया दूसरे के खिलाफ। लेकिन आप ये देखिए, अवाम ने कभी इनसे पूछा है कि अभी कुछ अर्सा पहले तो आप एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब आप एक दूसरे के साथ वजारतें जो है वो तकसीम कर रहे हैं और सदारतें और ओहदे और पूरी हुकूमत में शीरो शकर हुए हुए हैं। ये कितनी अजीब बात है। हालांकि मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अगर उनको पीटीआई लिस्ट करवाती और पीटीआई उनको ज्वाइन करने की इजाजत दे देते जी तो वो ज्यादा प्रेफर पीटीआई को कर रहे थे। ये तो उन्होंने मजबूरन नून लीग की तरफ गया कि अब कोई और रास्ता नहीं था, कुछ और जो बड़ी कुव्वतें थी, फिर उन्होंने भी अपना जोर दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, कोई पीटीआई की तरफ चले नहीं जाएगा, जिसने नसीब जाना आगा है साहब, उसे मतलब एक कमेंट नून आपका, आखिरी कमेंट ये चाहूंगा। आप पंजाब की सियासत के ऊपर बड़ा उबूर रखते हैं सहाफत में, जरा जी। पंजाब के ऊपर एक कमेंट दीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा पहली वजीर आला खातून है, कितना प्रेशर है उनके ऊपर और कितनी उनसे उम्मीदें हैं, खास तौर पर जिन्होंने जो लेकर आए हैं या फिर जो वोट्स जो लिए हैं उन्होंने? आप समझ गए होंगे मेरी बात, तो कितना % वो डिलीवर कर सकेंगी, उम्मीदें कितनी उनसे? बहुत अच्छा और बड़ा ही रेलेवेंट सवाल है मौजूदा हालात और खास तौर पर पंजाब के हवाले से। मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट है। आप देखें, उसने हल्फ उठाते ही पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स के दौरे शुरू कर दिए हैं। जी लाहौर के अंदर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप जाके जो फ्रूट मार्केट है, जो दूसरी सब्जी मंडियां हैं, वहां जाके दौरे करें। असल बात मैं आपको बड़ी कहा, मैं कल परसों हम एक बड़े अच्छे फोरम पे बात कर रहे थे कि इस वक्त लोगों को क्या चाहिए, वो मरियम समझ रही है। वो खत्म करेगी महंगाई, ये ठीक जो है। चोर बाजारी डकैतियां हो रही हैं लोगों की, ये वो जरूर कम, और उसको पता चल गया कि थाना कल्चर ठीक करूंगी, महंगाई ठीक करूंगी, ये जो फल फरोश, आगे देखें रमजान आ रहा है, जी बहुत बिल्कुल। बड़ा चैलेंज आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मरियम के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि देखा जाएगा कि लोग वो जो लुटते थे पूरे रमजान में, वो किस तरह इस पे काबू पाती है। लोगों को बड़ी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आम बंदे का क्या प्रॉब्लम है ना, उनको आईएमएफ से ताल्लुक है। वो कहते हैं भाई हमें प्याज, आलू, सब्जी ये सस्ती मिलनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता हो, हमारी जरूरियात जिंदगी जो है, बिजली कम हो जाए। आप गैस के बिलों को देखें, मुझे बताइए कहाँ कहाँ अपने आप को जो है रिलीफ दिलवाएंगे लोगों को, जो कि नामुमकिन होता जा रहा है। अभी 7-8 रुपए बिजली पर यूनिट महंगी हो गई है। मुझे ये इनके लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको सूबाई हुकूमत के लिए, क्योंकि देखिए अब सूबाई और मरकजी हुकूमत एक ही हुकूमत ठीक की, है। एक ही पार्टी की है। अगर 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 बिजली का बिल बढ़ेगा ना, तो हम्म। मरियम ने ये नहीं कहना कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, अगर गैस जिम्मेदारी का उन बिल पर आयद बढ़ेगा होगी तो सारी। वो ये नहीं कह, जी जी, जिम्मेदारी अब मरियम चलें पे भी ठीक है। उतनी आयद होगी। लोगों को इससे कोई ताल्लुक नहीं है फेडरल गवर्नमेंट कौन सी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी है। ठीक है चलें। ये बड़ा मुश्किल इस वक्त हालात है पंजाब को चलाना। लेकिन मुझे लग रहा है वो जितनी तेजी से मरियम एकदम खड़ी हुई और उन्होंने पहले दिन ही हलफ लेते चलें ही वो देखते हैं आ कि गई है फील्ड। मरियम नवाज साहबा कैसे डिलीवर करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियेकार नसीब आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे नून लीग से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।